साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की, जय वाहिगुरु की। साथियों, एक ऐसा टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। और बात शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा ताकि आप इस केस के माध्यम से अपने राइट्स को और सिक्योर जो है कर सकें। बेसिकली ये केस स्टडी है, ये मान के चलिए। हुआ क्या कि जी, दो लोग हैं, मिस्टर ए और मिसेस बी। शादी हुई, साथ साथ रहे, खूब एंजॉय भी किया। अल्टीमेटली इनके बीच में जो है डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। डिस्प्यूट इस तरह से क्रिएट हुआ कि अब हस्बैंड और वाइफ का एक साथ रहना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। वाइफ जो है पीयर चली गई और बच्चे जो है वो छोड़ गई हस्बैंड के पास। हस्बैंड जो है प्रताड़ित होता रहा, परेशान होता रहा, पर उसने सेकंड मैरिज नहीं करी, इवन लिव इन में नहीं किया। वो ये सोच रहा कि वाइफ जो है लौट के आएगी, वाइफ जो है वापस से घर बसाएगी, पर वाइफ लौट के नहीं आई। अल्टीमेटली समाज के लोग, घर के लोग बैठे, समझाया दोनों पक्षों को कि भाई विवाद करना ठीक नहीं है, जिसका बुरा असर जो है समाज पर, परिवार पर पड़ेगा। बेटर ये कि नहीं निपटा है तो बच्चों की जिम्मेदारियां तय कर लो, और जो कुछ भी शर्तें हैं उनको तय कर लो, और सामान का जो भी लेन देन है उसको तय कर लो। तो ये तय हुआ कि बच्चे रहेंगे पिता के पास में, सारा सामान ले जाएगी माँ, जो कि उसका स्त्री धन है, और इसके अलावा एक सर्टेन अमाउंट जो है पक्षकारों के बीच तय हो गया। पक्षकार बहुत खुश थे कि अब कम से कम डिस्प्यूट रिजॉल्व तो हुआ। दोनों ने म्यूचुअल डिवोर्स पिटिशन जो है दाखिल कर दी। पर यहां पर बात थमी नहीं। वाइफ ने उस अमाउंट में से अधिकांश अमाउंट इनिशियल स्टेज पर ही हस्बैंड से ले लिया। ये सबसे बड़ी गलती थी हस्बैंड की। और वो अमाउंट लेने के बाद जब म्यूचुअल डिवोर्स पिटिशन फाइल हो गया तो अगली पेशी पर वो नहीं आई। हस्बैंड इंतजार करता रह गया, संपर्क करता रह गया। फिर अगली पेशी पड़ी, उस पर भी नहीं आई। तो हस्बैंड जो है काफी गुस्सा हो गया, तो हस्बैंड ने भी कोर्ट जाना छोड़ दिया और मामला जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया कि इस ग्राउंड पे कि पक्षकार उपस्थित नहीं है तो नॉन अपीयरेंस में मुकदमा जो है खारिज किया जाता है। ये पावर है कोर्ट के पास में, एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी। इन द मीन वाइल वाइफ ने जो है झूठे केसेस फाइल कर दिए। अब हस्बैंड डरा हुआ है, क्या करें क्या नहीं करें। बट समझाया हस्बैंड को वापस से फैमिली ने कि भाई इस केस को लड़ेंगे, फिर अपन केस करेंगे, उसको लड़ेंगे, इससे बेटर कि तू वापस से उससे बातचीत कर और इस मैटर को रिजॉल्व कर। हस्बैंड फिर जाता है वाइफ के पास में कि क्या हम इस मैटर पे पॉजिटिव बात कर सकते हैं। तो वाइफ कहती है भाई क्या पॉजिटिव बात, पहले वापस से अपन इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसी गलती करने पर उसने सीधा वाइफ के भाव बढ़ा दिए। जो अमाउंट पहले लिया उसको उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक नया अमाउंट जो है निकाल लिया उसने। अब हस्बैंड उसको भी देने पर राजी है, बट वो घबराया कि करूं क्या, क्योंकि हस्बैंड से गलती क्या हो गई। उसके अनुसार उसको ऐसा लगता है कि उसने गलती करी कि उसने एक डिवोर्स पिटिशन कंटेस्टिंग बेसिस पे फाइल कर दिया, जिसमें कोर्ट ने जो है नोटिस जारी करे, और वाइफ जो है अपियर नहीं हुई तो कोर्ट ने उसको एक्सपार्टी कर दिया। और अल्टीमेटली अब उसके पास एक डिग्री है एक्सपार्टी डिवोर्स की। अब वाइफ कह रही कि चलो अपन एक फाइल करते हैं म्यूचुअल डिवोर्स। तो कुछ लोग ये कहते हैं उसे कि तुम एक काम करो कि वाइफ जो है डिवोर्स फाइल कर दे, तुम उसमें अपियर हो जाना और कोर्ट से कहना कि मेरा डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है, तो वाइफ जो है वहां बन जाएगी। ठीक है सर, अच्छी थ्योरी है। कुछ कहते हैं कि भाई तुम लोग जो है फाइल कर लो म्यूचुअल डिवोर्स। ठीक है जी, पर करें क्या, सही समाधान क्या है ऐसे लोगों के लिए। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में ये केस स्टडी किस तरह से चलनी चाहिए, इसको हम जो है आज लिखेंगे, समझेंगे और इस पर जो है चर्चा करेंगे। देखो, अगर वाइफ अलग से केस फाइल करती है डिवोर्स का और हस्बैंड जो है वहां अपियर होता है और ये कहता है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, तो वहां पर कॉज ऑफ एक्शन जो है खत्म हो जाएगा। सब्जेक्ट मैटर अपने आप में टाई हो जाएगा, तो वहां पर वाइफ का केस ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा डिसमिस। तो फायदा कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि चूंकि हस्बैंड का डिवोर्स हो चुका है तो वहां पर म्यूचुअल डिवोर्स तो फाइल कर सकते नहीं है। तो प्रैक्टिकली क्या है कि वाइफ को वहां पर कंसर्न फैमिली कोर्ट, जहां से हस्बैंड को डिग्री ऑफ डिवोर्स मिला है एक्सपर्टी मैटर में, वहां जाना होगा। ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी में अर्जी लगानी होगी। वो अर्जी जो है हस्बैंड स्वीकार कराएगा। उसके साथ साथ इनको फाइल करना है म्यूचुअल डिवोर्स विद एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 14 सब क्लॉज 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ताकि ये मामला जो है टाइमली रिजॉल्व हो जाए। क्लियर हो गया? ये तो बहुत सिंपल स्टेप है, पर तैयारियां रखनी पड़ेंगी, क्लेवर चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे तो मारे जाओगे। दूसरी बात, जो नया अमाउंट अब आया मेंटेनेंस का, उसमें प्रीवियस अमाउंट है वो सेट ऑफ होगा या एडजस्ट होगा, ये भी लिख लो। अगर नहीं लिखोगे तो मारे जाओगे। और जो नया अमाउंट है उसका डीडी बनाए कोर्ट में जमा करा दो। जब तक सारे मैटर सॉल्व नहीं होंगे तब तक वो अमाउंट भी नहीं मिलेगा। तीसरी बात, केसेस जो पेंडिंग है उसका निस्तारण कैसे होगा। चौथी बात, बच्चों की अभिरक्षा भविष्य में कैसे रहेगी।
पांचवी बात, कोई नया क्लेम मेंटेनेंस का वाइफ करेगी या नहीं करेगी। छठी बात, प्रॉपर्टी में राइट्स क्या होंगे। सातवीं बात, उस डीड को जिसको हम कहेंगे म्यूचुअल सेटलमेंट डीड, उसको सपोर्ट कर दो बाय द वे ऑफ एफिडेविट। कल को ये भाग जाती है या गलत सलत तरीके से आपको ये हैरेस करती है वापस से, तो वहां पर आपके राइट्स अफेक्ट ना हो, इस बारे में इस चीजों को रिजर्व कर लो। और ऐसा करके आप ना केवल जो प्रीवियस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो, अभी तो कोई फैक्ट जो है कंसिडर नहीं होगा, सारे के सारे फैक्ट जो है सही तरीके से कोर्ट में आ जाएंगे। और यह है एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जो कि इस तरह की प्रॉब्लम से जो है गुजर रहे हैं। क्लियर है। तो वहां पर अब अपन इसको नक्शा में कर लेते हैं। वी आर रिक्वायर्ड टू नरेट, वी आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफिक ईच एंड एवरीथिंग इन द म्यूचुअल सेटलमेंट डीड, कि हमारी शादी इस तारीख को हुई थी, हमारे इतने बच्चे हैं, बच्चे इसके पास में रह रहे हैं, इसके पास में रहेंगे, जिम्मेदारी बच्चों की इसके पास में रहेगी, जो भी स्पाउस जिम्मेदारी ले रहा है बच्चों की, जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है वो इतना होगा, ये स्थायी लिमोनी इतना प्राप्त कर लिया, इतना हो गया एडजस्ट, अब ये बचा नहीं बने, और ये अमाउंट जो है यहाँ जमा रहेगा और वाइफ कब प्राप्त करेगी इसको स्पेसिफिक कर दो। अगला है पार्ट ऑफ संपत्ति, और इसके अलावा केसेस जो पेंडिंग है और भविष्य में केसेस ना हो उसकी सेफ्टी। तो ये सब बातें लिख लो, फिर कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की प्रैक्टिकल वीडियो से हमने काफी सीखा समझा। साथियों, ऐसे अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।